नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आरती देशवाल। बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर से। सीएम मनोहर लाल आज विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ संवाद करने वाले हैं। आपको बता दें कि शाम 5 बजे सीएम मनोहर लाल ये संवाद करेंगे। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये संवाद होगा। यहाँ आपको हम ये बता दें कि अक्सर सीएम मनोहर लाल शनिवार के दिन विशेष चर्चा कार्यक्रम करते हैं। अगर किसी दिन शनिवार को ना कर सके तो किसी अन्य दिन को भी चुन लेते हैं, लेकिन आज एक बार फिर से शनिवार का दिन और सीएम मनोहर लाल की विशेष चर्चा में आंगनवाड़ी वर्कर्स को लेकर बातचीत होगी। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल जब भी विशेष चर्चा करते हैं सरकार की योजना को लेकर विस्तार से जानकारी तो देते ही हैं, साथ ही साथ लाभार्थियों से भी फीडबैक लेते हैं। आज आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ चर्चा सीएम मनोहर लाल की खास रहने वाली है। और इस वक्त हमारे साथ खबरें अभी तक के संवाददाता जुड़ गए हैं। राजशफात उत्तराखंड ब्यूरो और प्रदीप शिमला ब्यूरो और वहीं खबरें अभी तक के स्टेट हेड हैं जितेंद्र चौधरी हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुख मैं जितेंद्र का करूंगी। जितेंद्र, सीएम मनोहर लाल का विशेष चर्चा का कार्यक्रम आज कितना खास रहेगा? देखिए, बिल्कुल आरती, आपने भी खबरें अभी तक के तमाम दर्शकों को बताया कि जो ये विशेष चर्चा का कार्यक्रम है, हर शनिवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से जो लाभार्थी हैं उनके साथ इस प्रकार से जो विशेष चर्चा है वो ऑडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की जाती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस दरमियान कई वायदे या फिर कई जो डिमांड है उनको भी पूरा करने का आश्वासन देते हैं और कुछ ही घंटों के बाद वो तमाम जो वायदे हैं वो पूरे होते हुए भी नजर आते हैं। आज आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ इसी प्रकार से विशेष चर्चा का कार्यक्रम शाम 5 बजे रखा गया है। हर शनिवार को इस तरीके से किसी न किसी वर्ग को तय करते हुए इस प्रकार का जो कार्यक्रम है वो रहता है और मुख्यमंत्री सीधे जो चर्चा है इस प्रकार के जो लाभार्थी है उनसे करते हुए नजर आते हैं। फीडबैक भी उनसे लिया जाता है और अगर किसी तरीके के सुधार का सुझाव अगर दिया जाता है तो उसे भी पूरा करने का आश्वासन मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से दिया जाता है। आज आंगनवाड़ी वर्कर्स, क्योंकि पिछले दिनों अगर हम बात करें तो आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है धरने प्रदर्शन पर थे, आज उनके साथ इस प्रकार जो विशेष चर्चा की जा रही है इसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल कुछ अहम बात जो है वो आंगनवाड़ी वर्कर्स को लेकर के कर सकते हैं। उम्मीद ये भी की जा सकती है कि कोई घोषणा भी देखने के लिए मिले, क्योंकि अमूमन इस विशेष चर्चा के कार्यक्रम के दौरान इस प्रकार की बातें जो है निकल करके आती हैं जो उस पूरे वर्ग को पूरे तौर पर और अधिक जो है सशक्त बनाने को लेकर के, लाभ देने को लेकर के देखने के लिए मिलती है। और आंगनवाड़ी वर्कर्स ने जिस तरीके से इससे पहले जो धरने प्रदर्शन किए थे उसके बाद आज ये जो चर्चा हो रही है ये काफी अहम रहने वाली है, जहां मुख्यमंत्री फीडबैक तो लेंगे ही, साथ ही अगर कोई सुधार के सुझाव इस मौके पर दिए जाएंगे तो उसे लेकर के कुछ विशेष घोषणा भी देखने के लिए मिल सकती है। जी आरती, बिल्कुल कह सकते हैं कि कुछ विशेष घोषणा भी देखने को मिल सकती है। तो देखिए, शनिवार का दिन है, विशेष चर्चा का ये दिन है। आंगनवाड़ी वर्कर्स की तरफ से देखिए काफी लंबा एक प्रदर्शन भी किया था, कई तरह की मांगे भी उनकी तरफ से की गई थी। हालांकि देखिए बातचीत भी हुई थी सरकार और उनके मध्य। अब क्या नजर आता है आज के दिन, क्या कुछ खास आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए? देखिए, अब देखना होगा कि किस तरीके से आंगनवाड़ी वर्कर्स आज सरकार की जो योजनाएं हैं उन्हें लेकर के उनका क्या मानना है और किस तरीके से मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस दरमियान जो है वो चर्चा करते हैं, उनको उनके साथ फीडबैक जो है वो लिया जाता है और किस प्रकार की जो घोषणा है वो देखने के लिए मिलती है। ये तमाम बातें काफी महत्वपूर्ण रहती है और अमूमन एक वर्ग को चुन करके मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस विशेष चर्चा के कार्यक्रम को हर शनिवार शाम 5 बजे रखते हैं। और अगर किसी वजह से ये कार्यक्रम शनिवार को नहीं हो पाता है तो इसको लेकर के एक अलग दिन जो है वो निर्धारित किया जाता है। आज आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ जो ये चर्चा होने जा रही है, इस चर्चा को लाइव मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाता है, तो ये जरूर कहा जा सकता है कि जो भी चर्चा रहेगी उसमें किस तरीके से आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ जो मुख्यमंत्री संवाद करते हैं और क्या कुछ घोषणा अहम देखने के लिए मिलती है, क्या कुछ सुझाव आंगनवाड़ी वर्कर्स की तरफ से दिए जाते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और ये देखना होगा कि किस तरीके से इस पूरी चर्चा के बाद नई खबरें जो है वो निकल करके आती है। जी
चलिए, आप हमारे साथ बने रहिएगा जितेंद्र। तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। और अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अभी भी बहुत खराब श्रेणी में है दिल्ली की हवा। दिल्ली एनसीआर में हवा जहरीली हो रखी है, लोगों को राहत नहीं है। लगातार खराब हो रखी है दिल्ली की हवा। और दिल्ली एनसीआर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI लेवल 398 के पास दर्ज किया गया है। आपको आप ये भी बता दें कि दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में सुबह सवेरे धुंध छाई रही, कुहासा छा रहा और इसका सीधा असर दिल्ली के साथ सटे हरियाणा के कई जिलों पर पड़ रहा है। हरियाणा में भी इधर बढ़ रहा है वायु प्रदूषण। गुरुग्राम और फरीदाबाद में AQI लेवल 400 को पार कर गया है। हरियाणा में पराली जलाने के मामले बढ़े हैं, ये माना जा रहा है 2000 से पार ये आंकड़ा हो गया है पराली जलाने के मामलों में। देखिए, हालांकि सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए गए हैं, किसानों को जागरूक भी किया गया है और पराली मैनेजमेंट को लेकर सरकार की तरफ से सहयोग भी दिया जाता है। ऐसे में लगातार जिस तरह से हवा जहरीली हो रखी है, जिस तरह से ये एक बड़ा मुद्दा भी बन रहा है हरियाणा और दिल्ली सरकार के बीच, अब ऐसे में पराली जलाने के ये मामले बढ़ रहे हैं, चिंता का विषय भी है। बढ़ता प्रदूषण चिंता का विषय काफी समय से बना है। जितेंद्र, देखिए, एक तो वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, हरियाणा के कई जिलों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। अब पराली जलाने के भी मामले बढ़ रहे हैं। क्या कहें कि आने वाले दिनों में हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार के बीच फिर वही बयानबाजी सामने आएगी? देखिए, अभी बयानबाजी को लेकर के आरती, आपने भी देखा होगा कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कहा गया है कि इस मसले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। AQI लेवल अगर हम बात करें, पिछले दिनों जिस प्रकार से लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहा था, बहुत खराब से बदतर स्थिति की ओर जाते हुए नजर आया था। 450 500 से भी अधिक जो AQI लेवल है वो दिल्ली और NCR के क्षेत्रों के अंदर देखने के लिए मिल रहा था। अभी भी अगर हम बात करें तो 400 और उसके आसपास का जो AQI लेवल है वो बना हुआ है, यानी सुधार इसे नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस श्रेणी में लगातार बदतर श्रेणी में AQI लेवल जाते हुए नजर आ रहा था, उससे कुछ कमी जो है वो जरूर देखने के लिए मिली है। हरियाणा में अगर हम बात करें तो केसेस जो है 2000 से ऊपर पहुंच चुके हैं पराली जलाने को लेकर के, और कुछ किसानों पर कार्रवाई की बात भी सामने आई थी। हालांकि उन्हें जो है हिरासत में लेने के बाद में बेल पर छोड़ दिया गया। 3 किसानों की गिरफ्तारी की बात भी सामने आई थी। और अभी अगर हम बात करें इस मसले पर किस प्रकार के कदम जो है सरकार उठाए, उन कदमों को लेकर के बातचीत की जा रही है, क्योंकि NGT से लेकर के सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मसले को लेकर के मामला जो है वो चर्चा में देखने के लिए मिलता है। इसलिए इस पर राजनीति न होकर के इस मसले के समाधान को लेकर के लगातार सरकारें काम कर रही हैं, और क्योंकि इसका जवाब जो है वो मीडिया के समक्ष देने के साथ साथ जनता को भी देना है और दूसरी तरफ कोर्ट में भी जवाब देना है, जहां तक सरकार की बात करें। लेकिन दूसरी तरफ किसानों को लेकर के, फैक्ट्रीज को लेकर के, वाहनों को लेकर के जो सख्ती की जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं पब्लिक कॉपरेशन की भी यहाँ पर जरूर आवश्यकता होती है, क्योंकि ये मामला सभी की सांसों से जुड़ा हुआ है, दिल्ली NCR की आबो हवा से जुड़ा हुआ है। तो इसमें तमाम लोगों को जागरूक करने के लिए जो सरकार को प्रयास करने पड़ रहे हैं, अगर लोग अपने स्तर पर भी इस बात को समझेंगे कि ये मसला जो है उनकी सांसों से जुड़ा हुआ है, काफी गंभीर मसला है। खुले में कचरा जलाने से लेकर के, पराली जलाने वाले किसानों से लेकर के, और जो पुराने वाहनों को पाबंदी लगाने के बाद भी जिस तरीके से चलाया जा रहा है, ये तमाम विषय ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं पब्लिक अपने स्तर पर इन्हें अगर जागरूक होकर के करे तो काफी हद तक AQI लेवल जो है वो कम देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी इस प्रकार के जो घटनाक्रम है वो अलग अलग जगह देखने के लिए लगातार मिलते रहते हैं। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो देखिए, AQI लेवल लगातार खराब श्रेणी में बना हुआ है, हरियाणा पर इसका बड़ा असर है। अगली महत्वपूर्ण खबर है शिमला से। हिमाचल कैबिनेट की आज बैठक होनी है। आपको बता दें कि राज्य सचिवालय में 12 बजे बैठक शुरू हो जाएगी। शीतकालीन सत्र को लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा कई ऐसे विषय हैं जिनको लेकर आज चर्चा संभव है। कुछ बड़े फैसले भी आने की उम्मीद है। जिला स्तर पर सुखाश्रय कोष स्थापित करने पर हो सकता है फैसला। ग्रामीण विकास विभाग ने 15 करोड़ फंड मांगने का एक प्रस्ताव तैयार किया है। आपदा राहत और पुनर्वास की समीक्षा भी कर सकते हैं सीएम। तो हिमाचल कैबिनेट की आज की बैठक महत्वपूर्ण है। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के शिमला ब्यूरो प्रदीप का हम रुख करते हैं। प्रदीप, आज हिमाचल कैबिनेट की बैठक होनी है, कई बड़े फैसले माना जा रहा है कि सामने आ सकते हैं, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, दिल्ली से लौटने के बाद मुख्यमंत्री पहली कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं और 12 बजे राज्य सचिवालय में ये बैठक होनी है। हालांकि मुख्यमंत्री अस्वस्थ थे, इस वजह से काफी समय से बैठक नहीं हो पाई थी और
अब मुख्यमंत्री स्वस्थ होकर जब लौटे तो कुछ दिन तक अपने सरकारी आवास ओकओवर में उन्होंने स्वास्थ्य लाभ लिया और आज कैबिनेट बैठक करेंगे। और इसमें जो कैबिनेट बैठक होने जा रही है, शीतकालीन सत्र को लेकर चर्चा हो सकती है, ऐसी जानकारी है, क्योंकि अगले महीने धर्मशाला में शीतकालीन सत्र होना है और परंपरा के अनुसार धर्मशाला में ही जो तपोवन है, विधानसभा है, वहां शीतकालीन सत्र होता है। तो अगले महीने ये प्रस्तावित है और इससे जुड़ी चर्चा जो है आज कैबिनेट बैठक में हो सकती है कि करवाना कब है, क्योंकि इस बार मानसून सत्र भी देरी से हुआ था प्राकृतिक आपदा की वजह से। ऐसे में अब राज्य सरकार इसको लेकर आज निर्णय करेगी कि क्या इसको तय समय पर जो रहता है दिसंबर का मिड दिसंबर या दिसंबर के अंतिम सप्ताह में या फिर जनवरी को ले जाना है, तो इसको लेकर चर्चा हो सकती है। इसके साथ साथ जो सुखाश्रय योजना है और मुख्यमंत्री ने इसको जो है उनकी एक फ्लैगशिप कार्यक्रम में उनके दिल के करीब है ये सुखाश्रय योजना, और उसमें पहले राज्य स्तर पर कोष स्थापित किया गया था, अब इसको जिला स्तर पर भी कोष स्थापित किए जाएंगे ताकि जो बेसहारा हैं, जिनके माता पिता नहीं हैं, उनको सहारा दिया जा सके, उनकी मदद की जा सके और उनको आर्थिक रूप से भी संबल बनाया जा सके, उनकी पढ़ाई लिखाई भी ढंग से हो और उसके बाद उनके रोजगार के लिए भी जो है उनके लिए विकल्प तैयार किए जा सके। इसको लेकर ये सुखाश्रय योजना है। तो इसी से जुड़ा जिला स्तर पर भी सुखाश्रय जो सुखाश्रय कोष है उसको खोलने की राज्य सरकार की योजना है। संभवतः आज कैबिनेट बैठक में इसको मंजूरी दी जाएगी। इसके साथ साथ बहुत सारे विभागों में खाली पद हैं, उनको भरने को लेकर भी सहमति मिल सकती है। कई घोषणाएं मुख्यमंत्री ने जब पूर्व में दौरों के दौरान जाते थे उस दौरान की है, उसको भी मंजूरी कैबिनेट की मिल सकती है। इसके साथ साथ जो ग्रामीण विकास विभाग है वहां पर मनरेगा के तहत जो ग्राम रोजगार सेवक लगे हैं, बाकी भी जो जिला परिषद कैडर के कुछ कर्मचारी हैं, उनको सैलरी की दिक्कत आ रही थी, उनको 2 महीने से सैलरियां नहीं मिली है और ये काफी बड़ा अनाउंस है। और ये जो ग्रामीण विकास मंत्री है अनुज सिंह, उनका कहना है कि केंद्र से हमें बजट नहीं मिला था प्रॉपर और इस वजह से ये देरी हुई है। तो अब राज्य सरकार से ही 15 करोड़ रुपए की डिमांड की जा रही है और एक रिवॉल्विंग फंड बनाने की मांग की गई है ग्रामीण विकास विभाग से, ये विभाग की तरफ से। और इससे जुड़ा प्रस्ताव कैबिनेट में आ जा सकता है ताकि अगर केंद्र से कभी पैसा देरी से आए या फिर विभाग के पास अपने पास पैसा ना हो तो उस रिवॉल्विंग फंड के जरिए उस पैसे को उनकी सैलरी के लिए खर्च किया जा सके। ऐसी व्यवस्था जो है ग्रामीण विकास विभाग करने जा रहा है। तो ये काफी महत्वपूर्ण आज की कैबिनेट बैठक है और देखना ये होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है स्वास्थ्य लाभ भी ले रहे हैं, तो ज्यादा लंबी बैठक नहीं होगी और छोटी बैठक किया जाएगा, इस तरह की जानकारी है। चलिए बने रहिए हमारे साथ। तो आपको बता दें कि आज बैठक से कई उम्मीदें हैं, माना जा रहा है कुछ बड़े फैसले सामने आएंगे। एक और बड़ी खबर है शिमला से, आपको बता दें यहाँ पर कि ब्यास बेसिन में बंद 50 स्टोन क्रशर अब शुरू हो रखे हैं और मुख्य सचिव ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। ये मल्टी सेक्टर कमेटी की रिपोर्ट के बाद लिया गया फैसला है। 50 स्टोन क्रशर संचालकों के पास सभी जरूरी अनुमतियां हैं। अस्थायी तौर पर सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक इन्हें संचालित किया जाएगा। एक बार फिर से हम प्रदीप का रुख करेंगे। प्रदीप, 50 स्टोन क्रशर संचालकों को अब अनुमति दी गई है कि सुबह से शाम 6 बजे तक एक बार फिर क्रशर चलाए जाएंगे। जिस तरह से इन्हें बंद किया गया था और उस बार कहा गया था कि विकास पटरी से उतर गया है, न सड़क निर्माण का कार्य हो रहा है, न मरम्मतीकरण का कार्य हो रहा है, ऐसे में ये अनुमति केवल 50 को मिली है। क्या ये बढ़ भी सकती है और क्या इसकी समय अवधि भी बढ़ सकती है? बिल्कुल, देखिए मुख्य सचिव की तरफ से जो आदेश जारी किए गए हैं उसमें ये कहा गया है कि अस्थायी तौर पर इनको शुरू करने की अनुमति दी जाती है और इसका मतलब ये हुआ कि अभी पूरी तरह से यानी स्थायी अनुमति नहीं है, केवल अस्थायी अनुमति है। और उसमें जो नॉर्म्स रखे गए हैं विभाग की तरफ से कि आपको वहां पर जो 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक यानी 12 घंटे तक ही स्टोन क्रशर चलाने हैं। दरअसल जब प्राकृतिक आपदा आई थी उस वक्त एक बड़ी वजह ये बताई गई थी कि जो अवैध खनन हुआ है इन स्टोन क्रशर्स के लिए और उसमें जो मक डंपिंग हुई है नदी नालों के किनारे, उसकी वजह से नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। जब प्राकृतिक आपदा आई थी तो उस वक्त सारे के सारे स्टोन क्रशर्स बंद कर दिए गए थे, प्रदेश के जितने भी स्टोन क्रशर्स हैं। और ब्यास बेसिन की बात करें तो कुल मिलाकर ये 131 स्टोन क्रशर यहाँ पर आते हैं, लेकिन ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि जो ये 50 स्टोन क्रशर हैं केवल इनके पास ही जो अनुमति की सभी जो प्रमाण पत्र हैं, जो सभी अनुमतियां होनी चाहिए, एनवायरमेंट क्लियरेंस की बात है या फिर माइनिंग प्लान की बात है, ये तमाम चीजें जो इसके लिए जरूरी है किसी स्टोन क्रशर के लिए, वो केवल इन 50 के पास ही पाई गई। और जो ये कमेटी बनाई गई है उस कमेटी की तरफ से ये पाया गया कि बाकियों के पास उनकी अनुमतियां प्रॉपर नहीं है, नियम की अवहेलना की गई है, उन्होंने डंपिंग गलत जगह की है, उसके पास एनवायरमेंट क्लियरेंस और बाकी जो माइनिंग से जुड़ी
इंफॉर्मेशन है वो वहां पर नहीं पाई गई। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि कुछ तो ऐसे थे जो अवैध रूप से चल रहे हैं। तो ये बात जब कमेटी के सामने आई है, मल्टी सेक्टर कमेटी के सामने, तो उसने रिकमेंडेशन राज्य सरकार को दी और उसके बाद राज्य सरकार ने उस कमेटी की सिफारिश के आधार पर यह निर्णय लिया कि जो ये 50 के पास सभी अनुमतियां हैं तो ब्याज शुरू किया जाएगा और तुरंत प्रभाव से ये शुरू हो गए हैं। लेकिन उन पर नजर रहेगी और आने वाले समय के लिए ये भी कहा गया कि आपको सीसीटीवी कैमरा भी वहां पर लगाने होंगे ताकि वहां पर अवैध खनन ना हो। और जो एक आइडेंटिफाइड की साइट है उससे 500 मीटर के दायरे में कोई अलग से जो है वहां पर अवैध खनन वो नहीं कर सकते हैं, अन्यथा उनके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और जो माइनिंग डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, वो कहा गया कि आपने लगातार वहां पर निरीक्षण के लिए जाते रहना है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अभी 50 की शुरुआत हुई है और जो बाकी बचे हुए स्टोन क्रशर्स हैं, जब उनकी सारी अनुमतियां क्लियर हो जाएगी उसके बाद ही उन्हें परमिशन मिलेगी। और अब हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे प्रदेश में निर्माण का काम जो ठप पड़ा था वो धीरे धीरे पटरी पर लौटेगा। और बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी प्रदीप आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो स्टोन क्रशरों को अनुमति दी गई है। अब बढ़ते हैं खबरों में आगे, उत्तराखंड की हम बात करेंगे और आपको बता दें कि 5 राज्यों में चुनाव हो रखे हैं और चुनाव प्रचार के लिए लगातार देखा यह जा रहा है अलग अलग राज्यों से तमाम स्टार प्रचारक पहुंच भी रहे हैं। इधर उत्तराखंड बीजेपी भी लगातार इन विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा करती नजर आ रही है। यहाँ पर हम आपको बता दें, तमाम जानकारियां आपको दे रखे हैं कि जिस तरह से हम देख रहे हैं विधानसभा चुनाव के बाद उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश के सभी जिलों में जिला और मंडल सम्मेलन का आयोजन करने वाली है। पार्टी के वरिष्ठ नेता जिला और मंडल स्तर पर कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। इसके साथ ही साथ पार्टी संगठन को मजबूत करने पर भी विशेष तौर पर तैयारी की जा रही है। प्रयास ये किया जा रहा है कि पार्टी संगठन को मजबूत किया जाए। ऐसे में आने वाले दिनों में बीजेपी के कुछ खास कार्यक्रम, कुछ बड़े कार्यक्रम देखने को मिल सकते हैं जैसे ही इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होते हैं। अभी देखा जा रहा है तमाम स्टार प्रचारक इन 5 राज्यों पर फोकस कर रहे हैं। हाल फिलहाल में राजस्थान में फोकस बहुत तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। समाप्त हो जाएंगे उसके तुरंत बाद ये हमारे सम्मेलन जो पूर्व निर्धारित थे उनको जो है संपन्न करा दिया जाए। क्या रहेगा सम्मेलन में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, उसके निमित्त हम सभी वर्गों तक जो है पहुंचते हैं और कोई ऐसा वर्ग हमसे अछूता न रहे। हम सबको साथ लेकर चलते हैं। इस सम्मेलन के माध्यम से जो एसटी वर्ग के हमारे भाई बंधु हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनको जो है जोड़ने का काम, उनको पार्टी की रीति नीति से अवगत कराने का काम, उनको साथ लेकर चलने का काम जो है पार्टी हमेशा से करती आ रही है। उसी की और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं खबरें अभी तक की उत्तराखंड ब्यूरो चीफ राव शफात का। राव शफात, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब बीजेपी तैयारियों में जुट गई है आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले, अब बीजेपी के खास कार्यक्रम होने के, किस तरह की तैयारियां बीजेपी की है, किस तरह के कार्यक्रम हो सकते हैं? देखिए आरती, लोकसभा के चुनाव अब बहुत ज्यादा वक्त तो नहीं बचा है और जितनी भी तमाम पार्टियां हैं वो सब सक्रिय इस वक्त नजर आती है। और पहले पायदान की अगर बात करें तो यहाँ बीजेपी नजर आती है। कुछ कार्यक्रम होने थे लेकिन क्योंकि त्योहारी सीजन चल रहा था और इस वक्त शादियों का सीजन भी है, 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी चल रहे हैं, तो कुछ कार्यक्रम अभी रद्द करके आगामी एक रणनीति तैयार की गई है बीजेपी की ओर से। लोकसभा चुनाव के लिए अभी से बीजेपी ने बड़ी रणनीति तैयार की है। एक तो जिलों के कार्यक्रम होंगे और इसके साथ ही जो मंडल होते हैं जिलों से जुड़े हुए उनके कार्यक्रम होंगे और इन कार्यक्रमों में जो प्रदेश के बड़े नेता है वो भी शामिल होंगे। यानी भाजपा बड़े कार्यक्रम से लेकर के छोटे कार्यक्रम को उतनी ही महत्वता देती है जितने बड़े कार्यक्रम के लिए तैयारियां होती हैं। मंडल के कार्यक्रम में भी यानी प्रदेश के जो बड़े नेता है वो पहुंचेंगे और ये सिलसिला देखिए अभी लगातार चल भी रहा है। उत्तराखंड में बहुत सारे जो बड़े नेता हैं, केंद्रीय नेता हैं भाजपा के, उनके आने का सिलसिला जारी भी हो चुका है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा, आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां और तेज होती जाएंगी। वो तमाम पार्टियां कर रही हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजेपी कर रही है, वो कांग्रेस भी कर रही है, दूसरी पार्टियां भी कर रही हैं। लेकिन क्योंकि उत्तराखंड में बीजेपी का दबदबा है, जो लोकसभा की 5 सीटें वो बीजेपी के पास है, यहाँ के राज्यसभा सांसद भी बीजेपी के हैं, तो बड़े पैमाने पर भाजपा की तैयारियां इसलिए नजर आती है कि वो किसी भी सूरत हाल में आने वाले लोकसभा की 2024 के जो चुनाव है उत्तराखंड की एक एक सीट को बहुत महत्वता देती है। और हालांकि देखिए कांग्रेस भी टक्कर देने की पूरी तैयारी में है, लेकिन जिस तरह के कार्यक्रम बीजेपी के दिखाई देते हैं, समय समय पर जनता से मिलना, कार्यक्रम आयोजित करना, ये जो बात है दूसरी पार्टी में नजर नहीं आती। हालांकि जो अभी कार्यक्रम है उनकी रूपरेखा, कुछ कार्यक्रमों की रूपरेखा तो तैयार हुई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम है जिनकी रूपरेखा अभी तैयार होनी है। SC ST कार्यक्रम होंगे, सम्मेलन होंगे,
केंद्र सरकार की जो नीति है, राज्य सरकार की जो नीति है, वो कार्यकर्ताओं से डिस्कस करी जाएगी, उनसे चर्चा की जाएगी। उसके बाद जो कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचेंगे मंडल के और जिलों के, वो जनता से मिलेंगे, जनता तक केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उन पर चर्चा करेंगे और जनता को ये जानकारी देंगे। सबसे बड़ी बात है कि चुनौती है इस वक्त बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी के पास ही 5 लोकसभा की सीटें हैं और वो नहीं चाहती कि कोई भी सीट उसके हाथ से निकले। हालांकि कुछ सीटों पर देखिए ऐसा भी बताया जाता है कि कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ उभरेगी, तो जहां जहां इस तरह की रिपोर्ट भाजपा के पास है, वहां सबसे ज्यादा जो बड़े नेता हैं उनके आने का सिलसिला जारी हो जाएगा। लेकिन अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि त्योहारी सीजन से अभी सब निपटे हैं, तो धीरे धीरे ये कार्यक्रम होंगे। महेंद्र भट्ट प्रदेश अध्यक्ष वो भी जानकारी दे चुके हैं, सोशल मीडिया प्रभारी अभी नवीन ठाकुर को आप सुन रहे थे, वो भी जानकारी दे चुके हैं कि आने वाले वक्त में मंडलों के और जिलों के कार्यक्रम अब शुरू होने वाले हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी राव शफात आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो देखिए, अब बीजेपी तैयारियों में जुट गई है। अब बढ़ते हैं खबरों में आगे। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मुकाबला होना है। देश भर के क्रिकेट प्रेमी इस मुकाबले का इंतजार कर रहे हैं और लगातार देखा यह जा रहा है कि क्रिकेट प्रेमियों में काफी उत्साह है। अब आपको बता दें कि रविवार को होगा ये मुकाबला, महामुकाबला। अब वर्ल्ड कप हमारा है, ये भारतीय क्रिकेट प्रेमी कह रहे हैं। 2023 का ये फाइनल मुकाबला है और तमाम तरह की कुछ पाबंदियां हैं। चंडीगढ़ में आंशिक कर्फ्यू का ऐलान, 5 या उससे अधिक लोग यहां इकट्ठे नहीं हो सकते। पटाखे चलाने और ओपन स्क्रीन लगाने पर बैन है, इसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई भी होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के बीच रविवार को होने वाले आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मैच को लेकर चंडीगढ़ में कुछ पाबंदियां लगाई गई है। इससे जुड़े आदेश चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की ओर से शुक्रवार शाम को जारी कर दिए गए। इसके तहत शहर में आंशिक रूप से कर्फ्यू रहेगा। चंडीगढ़ के डीसी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विनय प्रताप सिंह की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि ये पूरे मैच के दौरान चंडीगढ़ शहर में किसी भी सार्वजनिक जगह पर 5 या इससे अधिक लोग इकट्ठा ना हो। मैच से पहले या मैच के दौरान या मैच के बाद पटाखे ना चलाए जाएं, पूरी तरह बैन। इसका उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी है खबरें अभी तक की संवाददाता हरसिमरत पौड़। हरसिमरत, चंडीगढ़ के लिए जिस तरह से कहा गया है कि कार्रवाई होगी अगर पटाखे भी जलाए गए, ये कार्रवाइयां तो की ही जाएंगी। जिस तरह से एडवाइजरी जारी की गई है, अमल हो पाएगी? प्रशासन किस तरह लोगों को इस कार्रवाई को लेकर, इस एडवाइजरी को लेकर जागरूक करेगा? जी बिल्कुल आरती, आपको बता दें कि लोगों के बीच बहुत ज़्यादा उत्साह है, क्योंकि यहाँ पर जब आगाज़ होने वाला है, अब लास्ट मैच फाइनल वर्ल्ड कप का होगा जिसमें इंडिया जो है वो नॉन स्टॉप गति के साथ आगे बढ़ा है, तो जाहिर तौर पर फैंस पे जो उत्साह है वो और भी ज़्यादा होगा। पर इसको देखते हुए स्मार्ट सिटी चंडीगढ़ में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो फैंस के ऊपर लगाई गई हैं। जिस तरह से पिछले दिनों देखा गया कि जब सेमीफाइनल मुकाबला था तो सभी अपनी सांसें थाम कर बैठे हुए थे और जैसे ही आगाज हुआ कि भारत जो है वो सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुका है तो उसके बाद आतिशबाजी और पटाखों की बौछार चल गई। वहीं कहीं कहीं पर देखने को मिला कि लोगों ने उत्साह में इतने सारे नियम तोड़े कि पुलिस को अब जो है वो सख्ती बरतने के लिए जो है मजबूर होना पड़ा है। अब अगर चंडीगढ़ की बात की जाए तो यहाँ पर आंशिक रूप से कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। आपको बताएं कि अगर 5 से ज़्यादा लोग जो हैं वो मिले, कहीं पर इकट्ठा हुए तो उनको जो है धारा 188 के तहत उन पर पर्चा भी दर्ज किया जाएगा। ये जो फरमान है ये चंडीगढ़ के डीसी विनय प्रताप के द्वारा दिया गया है। उनका कहना है कि ना तो सार्वजनिक स्थानों में भीड़ इकट्ठा होगी, ना वहां पर कोई स्क्रीन्स लगाई जाएंगी और ना किसी तरह का कोई आयोजन जो है वो किया जाएगा। पटाखे जलाने पर भी पाबंदी जो है वो लगाई गई है, क्योंकि पिछले दिनों में देखा गया था सड़कों पर जिस तरह से लोगों ने उत्साह मनाया था, ढोल धमाकों के साथ, पटाखों के साथ जिस तरह चंडीगढ़ की सड़कों पर उतरे थे, तो ऐसे और लोगों को परेशानी ना हो, क्योंकि जोश और जज्बा एक तरफ है क्रिकेट को लेकर क्रिकेट प्रेमियों का, वहीं कुछ लोगों को इससे ज्यादा परेशानी भी होती है। तो अगर खुशी भी मनानी है तो उसे एक दायरे में मनाया जाए और उससे किसी को परेशानी ना हो, ये देखना भी जरूरी रहता है। जी आरती, चलिए बहुत शुक्रिया हरसिमरत, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो देखिए उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी। बहुत शुक्रिया, आप सबने हमारा ये खास प्रोग्राम देखा है और कल फिर हम हाजिर होंगे खबर की तह तक हमारे इस खास प्रोग्राम में। आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।